दोस्तों वेलकम टू येट अनदर ब्रॉडकास्ट सेशन। दोस्तों हमारे जो ब्रॉडकास्ट सेशंस हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि इनको प्रस्तुत करते हुए, इनको आपको नरेट करते हुए मुझे बेहद बेहद दिलचस्पी और बेहद खुशी होती है। हालांकि देखिए कि पूरे दिन की रिसर्च करने के बाद और लेट नाइट भी आपको बताने के बाद मुझे अपने अंदर इतनी एनर्जी मैं बचा कर रखता हूँ, या कहें तो अपना खाना-पीना थोड़ा इस प्रकार से कर लिया है, थोड़ा सुधार लिया है और अच्छे तरीके से कि चार्ज्ड अप रहूँ इस ब्रॉडकास्ट सेशन को आपको बताने के लिए। क्योंकि इन ब्रॉडकास्ट सेशन के दौरान दोस्तों मैं एक अलग दुनिया में चला जाता हूँ आपके साथ। कैमरा सामने है और जब मैं बातें करता हूँ कैमरे के साथ तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरे इतने हज़ारों लोग बैठकर सुन रहे हैं इस कैमरे की बदौलत, और मैं इस कैमरे का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसका जो लेंस है, उसके बीच में बैठे हुए मुझे पता नहीं कितने हज़ारों लोग नज़र आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सबसे बात कर पा रहा हूँ इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। दोस्तों ब्रॉडकास्ट सेशन को लेट नाइट स्टोरी के भी बाद में करने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो यही था कि एक ऐसी जगह पर आपको लेकर जाना, आपके सोने से जस्ट पहले, जहाँ पर आप थ्रिल को कुछ इस कदर महसूस कर पाएँ, जो शायद मेरी शक्ल पर भी आपको नज़र आता होगा। यही एक बहुत बड़ा कारण था कि इसको हमने थोड़ा और लेट रखा। दोस्तों आज का जो किस्सा है ना, आज का किस्सा एक ऐसा किस्सा है जो डर इस कदर पैदा कर देगा आपके अंदर, जब आप उस चीज़ को जैसे-जैसे मैं बोलूँगा वैसे-वैसे फ़ील करेंगे। क्योंकि ये किस्सा ही कुछ ऐसा है। और कल हम लोग सुंदरवन में थे और आज हम लोग सुंदरबन से निकल कर आ गए हैं केरला की तरफ। साउथ इंडिया हम पूरा इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं अभी। उत्तराखंड, फिर वहाँ से हम ईस्ट में गए, ईस्ट से फिर अब साउथ में आए, साउथ से वेस्ट में जाएँगे, वेस्ट से फिर नॉर्थ में आएँगे, फिर मिडल में आएँगे। इस प्रकार से हम चलते रहेंगे और यही तो खूबसूरती है हमारे इन ब्रॉडकास्ट सेशंस की कि एक पल में यहाँ, एक पल में कहाँ। अभी जो लेट नाइट किस्सा आपने सुना होगा, वो लेट नाइट किस्सा हरियाणा का था और उसके बाद हम सीधा पहुँच गए हैं साउथ इंडिया, केरला। इतनी स्पीड से तो एरोप्लेन क्या कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं करती, जिस प्रकार से हमारे ख़याल ट्रैवल करते हैं। दोस्तों 2024 की ही बात है, इसी साल की बात है और महीना था फरवरी का। सर्दियों का महीना था और केरला के अंदर भी इस समय ठीक-ठाक मौसम होता है, मतलब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती। जैसे वो कोस्टल रीजन है तो ह्यूमिड थोड़ा-सा रहता है, लेकिन फरवरी के दौरान एक बड़ा ही अच्छा, खुश्क किस्म की हवाएँ चलती हैं, ठंडी हवाएँ चलती हैं, बड़ा प्यारा मौसम होता है। दोस्तों 8 फरवरी का दिन था, 2024 का। 8 फरवरी को फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक कॉल आता है। वहीं पर एक गाँव था, वेकरी करके, वेकरी या वाकरी जो भी इसका नाम है, VAKERY स्पेलिंग है। तो वेकरी गाँव से फ़ोन आता है और लोग बड़े हैरान थे, बड़े परेशान थे, बड़े गुस्से में भी थे। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बताया जाता है कि भाई ऐसा है कि हम लोग बर्बाद हो गए हैं। हमारी फसलें जो तुम्हारे जंगलों से निकल कर हाथी आते हैं, उन्होंने एकदम तहस-नहस कर दी हैं, एकदम बर्बाद कर दी हैं। हम क्या करें इनका बताओ? मतलब इस प्रकार का एक फ़ोन आया और लोगों का जो गुस्सा था, वो बहुत ज़्यादा अधिक था कि हम पूरे साल मेहनत करते हैं, साल दर साल मेहनत करते हैं। कई फसलें ऐसी होती हैं, कहीं फ्रूट्स लगे हुए हैं, कहीं इलायची लगी हुई है, कहीं
लौंग लगी हुई है, इस प्रकार की दालचीनी लगी हुई है, मसाले लगे हुए हैं जो बहुत समय में हार्वेस्ट किए जाते हैं, और ये आकर सब के सब हमारी फसलें बर्बाद कर देते हैं। आपको पता ही है हाथी की जो स्मेलिंग पावर होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इसलिए मसालों की खेती, फ्रूट्स की खेती, ऐसी खेतियों पर बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है हाथी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि लोग भी अमीर होते हैं वहाँ पर। भाई जो काजू बादाम और इनके व्यापारी होंगे, इनके जो किसान होंगे जो इतने महंगे महंगे मसाले उगाएंगे, आपने देखा ही होगा, मार्केट में जाइए आप, मसाले कितने महंगे मिलते हैं। तो जो इतने महंगे मसालों के जो खेत होंगे जिनके, उनके पास पैसा भी अच्छा खासा होगा, तो उन्होंने प्रेशर डलवाया ऊपर से और बोला कि भाई इन हाथियों को यहाँ से निकाला जाए। हाथियों का तो कुछ करना पड़ेगा, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी लगने लगा। तो जहाँ वहाँ के जो फॉरेस्ट रेंजर थे, जो मेन हेड थे, थोलपेट्टी फॉरेस्ट स्टेशन है वहाँ पर एक, थोलपेट्टी फॉरेस्ट स्टेशन, जो कि केरला के और कर्नाटका के बॉर्डर पर है, बिल्कुल थोलपेट्टी फॉरेस्ट स्टेशन। और थोलपेट्टी फॉरेस्ट स्टेशन की एक पिक्चर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ मैप के ऊपर की, एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है आप देख सकते हैं। जो येलो कलर से मार्किंग की गई है ये थोलपेट्टी का फॉरेस्ट स्टेशन है, जो कि बिल्कुल ही जड़ में पड़ता है कर्नाटका के। और ये जो फॉरेस्ट स्टेशन है ये बिल्कुल साथ सटा हुआ कह लीजिए, या उसके अंदर ही कह लीजिए, जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटका के अंदर, वहां पर बिल्कुल ही साथ ही नागरहोल टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ से ऑर्डर पास किए जाते हैं और 8 फॉरेस्ट वॉचर्स को तैनात कर दिया जाता है कि भाई ऐसा है, आप लोग वेकरी गांव के आसपास जाइए, जो जंगल है उस एरिया में, जो खेत हैं वहाँ पर जाइए, और आठों अपने हिसाब से निगरानी कीजिए। कोई भी अगर हाथी आता है तो उसे भगा दिया जाए। ये एक्सपर्ट्स होते हैं, जो फॉरेस्ट वॉचर्स थे वहाँ के, ये एक्सपर्ट थे हाथियों को भगाने में, आवाज़ें निकालने में, शोर मचाने में। बेसिकली इन्हें गार्डिंग करनी थी वहाँ के जो अमीर लोग थे उनके खेतों की। 8 लोग वहाँ पहुँचते हैं फरवरी 8 तारीख को शाम के समय, और 4 टीमें बना दी जाती हैं। 2-2 व्यक्ति हर टीम में थे, 2 एक में, 2 एक में, 2 एक में, और इसी में से एक टीम थी वेंकट दास की और CR चंद्रन की। ये 2 व्यक्ति एक टीम में आ गए थे। अब सबने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। चंद्रन ने और वेंकट दास ने भी अपनी पोजीशन ले ली थी। इनकी जो पोजीशन थी, इनकी पोजीशन थी एक, वहीं पर फॉरेस्ट के अंदर ही एक नाला था। नाला कह लीजिए, या कह लीजिए बहुत बड़ी जो पाइप होती है जिसके ऊपर पुलिया बनी होती है, नीचे से पानी के लिए रास्ता छोड़ा जाता है। एक पुली सी बनी हुई थी, एक पुलिया सी बनी हुई थी। तो इन्होंने सोचा कि इसी के ऊपर हम लोग बैठेंगे और देखेंगे, कोई हाथी आता है तो उसको भगाएंगे, आवाज़ें निकालेंगे। दोस्तों रात के 8 बजे के करीब किसी भी प्रकार की कोई भी वहां पर मूवमेंट नहीं थी, सन्नाटा था। अक्सर रात में ही हाथी आते थे। तो जो खेत थे वहां पर, जो लोगों के खेत थे जिनकी रखवाली करने के लिए ये लोग आए हुए थे, वो खेत इस लोकेशन से जहां पर ये CR चंद्रन और दास, वेंकट दास बैठे हुए थे, वहां से लगभग कोई 100 मीटर के करीब खेत शुरू होते थे, और उससे पहले जंगल था। ये जंगल के बीच में ही थे, क्योंकि अगर एक बार, अगर ये खेतों के अंदर होते और एक बार हाथी खेत में एंटर कर जाए तो उसको भगाने के लिए तो और भी ज़्यादा फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इनका प्लान यही था कि उनको फॉरेस्ट से आगे ही नहीं बढ़ने देना। उनका रास्ता ही यही था आने का, क्योंकि इनको तो पता था कि कहाँ से हाथी आ सकते हैं।
लेकिन उस रात कुछ ऐसा अजीब-सा हो रहा था कि हाथियों की मूवमेंट ही इन्हें ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं। एकदम शांति थी। इन्हें तो लग रहा था कि यार कहीं हम अपना समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। तभी चंद्रन ने बोला दास को कि दास भाई तुम बैठो। 8 बजे का समय था शाम का, रात का। और मैं अभी जाकर एक बार आगे खेतों में देख कर आता हूँ। हो सकता है कि जो हाथी हैं वो खेतों के अंदर किसी और रास्ते से ना एंटर कर गए हों और वहाँ पर उन्होंने उत्पात मचा दिया हो और हम लोग यहीं पर बैठे रहें। तो चंद्रन कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। चंद्रन वहाँ से मूव कर जाता है। दास, वेंकट दास जो था वो वहाँ पर अकेला था। बिल्कुल अंधेरा था। रात का कोई 8:20 8:25 का समय था। हल्की हल्की ठंड भी थी। तो जो दास था दोस्तों, दास को ऐसा प्रतीत हुआ कि इसके बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे से जो जंगल है वहां पर कोई लकड़ी के टूटने की आवाज आई है, जैसे किसी ने उसके ऊपर एक कदम रख दिया हो। बिल्कुल इसके पीछे। पता नहीं वेंकट दास की सिक्स सेंस लगा लीजिए, कई लोगों की जैसे होती है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है। छठी उसकी इंद्री थी, उसे पता चल गया था कि पीछे कोई जानवर आ गया है। दोस्तों ये फीलिंग कि रात को आप लोग जस्ट इसको इमेजिन करके देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपने सिर्फ इमेजिन करना है जो मैं आपको बोलूंगा और कुछ नहीं सोचना। आंख बंद करिए और इस चीज को जस्ट इमेजिन करिए जो जो मैं आपको कह रहा हूं। घना जंगल है, रात का समय है, हल्की हल्की ठंड है। कहीं कहीं कोई रात का बर्ड बोल रहा है। आप वहां पर अकेले बैठे हैं, जैसे वेंकट दास वहां पर अकेला बैठा था। और वेंकट दास को यह पता चल गया कि पीछे जो हलचल हुई है वो किसी ऐसे जानवर की है जो बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही शातिर है। उसका कारण था वेंकट दास का जंगलों के अंदर एक्सपीरियंस, कि जिस प्रकार से इस जानवर ने एंटर करने की कोशिश की है इस पूरे सीन के अंदर, ये जानवर कोई आम जानवर नहीं है। वेंकट दास की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो पीछे मुड़ेगा कोई ऐसा जानवर खड़ा होगा कि उसे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। उसके पास मौका इतना भी नहीं था कि वो आगे भाग सके। उसके पास इतना भी मौका नहीं था कि वो अपने दोस्त सीआर चंद्रन को आवाज लगाकर बुला सके, क्योंकि उसे यकीन हो गया था अभी तो उस जानवर ने इतनी सी आवाज निकाली थी, उसने तो छुआ भी नहीं था दास को, लेकिन दास को यकीन हो गया था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल हैं। वो अपने घर वालों को, अपने इष्ट देव भगवान को, सबको याद करने लगा। और जब वो याद कर रहा था दोस्तों, उसी दौरान दोस्तों जो चीज़ उसने महसूस की, अगर एक बार आप महसूस कर लें तो यकीन मानिए जंगल क्या होता है, उसका खौफ क्या होता है, आपके रोम रोम को पता चल जाएगा। वेंकट दास आगे की तरफ देख रहा था, पीछे उसे पता था कोई जानवर है, और तभी दोस्तों उसके ठीक गर्दन के पीछे उसे एक जानवर के सांस लेने की जो आवाज होती है, उससे जो फुंकार निकलती है, वो महसूस हो गई थी अपनी गर्दन के ऊपर। इस प्रकार से उसे पता चल गया था कि जो प्रेशर, जिस प्रेशर से ये हवा फेंकी जा रही है उसकी गर्दन पर, ये कोई लेपर्ड है या कोई टाइगर है दोस्तों। वेंकटदास बेहोश हो गया। अभी तो छुआ भी नहीं था उस जानवर ने वेंकटदास को। जैसे ही वेंकटदास बेहोश होकर नीचे गिरा दोस्तों, ये जो टाइगर था इसने वेंकटदास की जो गर्दन के ऊपर वाला जो स्कल था, जो मांस था पीछे का, वो अपने जबड़े में लिया और उसे बालों समेत फाड़ कर अलग कर दिया। मतलब सर के पीछे का एक बड़ा पैच बालों समेत उसने अपने दांतों में लिया और उसे उखाड़ कर
साइड में फेंक दिया और उसका जो स्कल था, उसके अंदर का जो लिक्विड था वो बाहर बहने लगा और वो दिखाई देने लगा और उसके अंदर से रक्त के फुहारे छूट रहे थे। ये बेहोश होने के बाद हुआ। मतलब जब वेंकट दास बेहोश हुआ तब तक तो छुआ भी नहीं था टाइगर ने उसे। वो पहले ही बेहोश हो गया था केवल उसकी सांसों की आवाज सुनकर। अब जैसे ही वेंकट बेहोश हुआ था, वो जिस पुलिया के ऊपर बैठा हुआ था वहां से नीचे गिरा। आवाज हुई। आवाज होने के कारण जो उसका दोस्त था चंद्रन, चंद्रन उधर से भागता हुआ आया और चंद्रन के सामने जो दृश्य दोस्तों, वो चंद्रन ने जो एक्सप्लेन किया है वो था कि वेंकट औंधे मुंह नीचे गिरा हुआ है, उसका पूरा सर पीछे से खुला हुआ है। बाघ अगले दो पंजों को उसकी कमर के ऊपर रखकर खड़ा हुआ है और चंद्रन की तरफ देख रहा है। वो एक विशाल काय बिग साइज मेल टाइगर था। जैसे ही ये दृश्य चंद्रन ने देखा, वो आगे आने के बजाय पीछे भागा और पीछे भागकर जितनी उसकी बाकी की 3 टीमें और थी जिसमें 6 लोग और थे, उन 6 के 6 लोगों को चिल्ला चिल्ला कर उसने बुलाया। 7 लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए और 7 लोगों ने जो हो हल्ला किया, जितनी भी टेक्निक्स उन्हें आती थी कि हाथियों को भगाने की या जैसी भी आवाज़ें वो निकाल सकते थे, पत्थर वत्थर जो भी उनके पास था उन्होंने फेंक फेंक कर मारा। ऑब्वियस सी बात है, आप गोली नहीं चला सकते और इनके पास गोलियां थी भी नहीं, अगर होती भी तो भी हवाई फायर कर सकते थे, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते थे। और इतने हो हल्ले होने के बाद टाइगर एक्सपोज हो गया था। टाइगर का अटैक एक्सपोज हो गया था और जो मैंने आपको बताया कि टाइगर्स को ये पसंद ही नहीं है कि उनका अटैक एक्सपोज हो जाए। इन्होंने उस टाइगर को वहां से पीछे जंगल की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। उसी दौरान फटाफट भागकर वेंकट दास को उठाया गया और वेंकट दास को लेकर सीधा अस्पताल ये लोग गए। 1 महीना जो वेंकट दास था, वेंकट दास हिल नहीं पाया था। 1 महीना उसे ये नहीं पता था कि वो जीवित है या मर गया है। एक कोमा जैसी सिचुएशन के अंदर वेंकट दास था। लेकिन जब वेंकट दास को होश आया 1 महीने के बाद दोस्तों, और जो वेंकट दास ने बताया वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप उस चीज को अगर महसूस कर पाए तो आपको पता चलेगा कि खौफ क्या होता है। वेंकट दास ने बताया कि रात में जब वो अकेला वहां पर बैठा हुआ था, ये चीजें बड़ा ही कम समय में हुई थी। कोई ऐसे नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं, 20 या 25 सेकंड में हो गई थी। वो बैठा हुआ था, चंद्रन वहां पर नहीं था, वो सामने देख रहा था। पीछे से लकड़ी टूटने की आवाज आई। जैसे ही इसने फील किया कि पीछे कोई जानवर है, ये पीछे देख ही नहीं पाया। उसका कारण था वो जानवर काफी आगे बढ़ चुका था और इसे पता था कि वो बस पहुंच ही गया। और जब इसने सोचा कि मैं कुछ करूं, भागूं, उस जानवर की जो फुंकार थी, जो सांस की जो हवा थी उसकी, वो उसकी गर्दन पर, उसके कानों पर, उसके पिछले बालों पर लगने लगी, लगने लगी, लगने लगी। और इसे पता चल गया कि अब मृत्यु नजदीक है, ये कोई बाघ है। और उसी दौरान ही बस, साथ ही दोस्तों, वेंकट ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, उसे ऐसा लगा कि उसे उल्टी आएगी। उसके सर पर पसीना आया और वो नीचे गिर गया। बाघ ने जब उसका सर फाड़ा, उसे ये भी नहीं पता कि उसे दर्द भी नहीं हुआ। उसे पता ही नहीं कि बाघ ने उसका सर फाड़ा। वो तो बाद में पता चला कि बाघ ने उसके बेहोश होने के बाद अपना पूरा जबड़ा उसके पीछे सर के गड़ाया और पूरा का पूरा एक बड़ा पैच मांस का
उखाड़ कर साइड में फेंक दिया। पेनलेस अटैक। दास ने कहा कि ये बात तो ठीक है कि बेहोश हुआ था मैं, लेकिन बेहोश होने से पहले के जो 2 सेकंड थे, उसमें जो मैंने अपने आप में फील किया, जो मैंने सोचा, मैंने यही सोचा कि जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी बड़ी कीमती है। इसे जब आप अच्छा फील कर रहे हैं, जब आप फिट फील कर रहे हैं, बस वही पल है। बाकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए जो पल आपको मिल रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहन बच्चों के साथ, अपने पेट्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, बस वही पल जी लीजिए। कल की फिक्र मत करिए, क्योंकि दास तो मरकर जिंदा हुआ था। 3 बार मरा ये। एक बार तो जब बेहोश हुआ तब इसे लगा मर गया। जब बाघ ने इसका सर उखाड़ दिया तो लोगों ने सोचा ये मर गया। उसके बाद जब ये 1 महीने तक उठ नहीं पाया तो डॉक्टरों ने सोचा ये मर गया। इतने बार मरने के बाद उस आदमी का यही कहना था कि जो जीवन है इसको खुशी से जियो, सुखी रहो, दूसरों का बुरा ना करो, खुश रहो, और चिंता मत करो कि क्या होगा यार, क्या हो गया है कल की। जैसे एक एंग्जाइटी हो जाती है लोगों को कि अरे ये हो गया, वो हो गया। कुछ मत सोचो। अच्छा महसूस कर रहे हो तो बस यही पल है, इसे जी लो। ये संदेश है वेंकट दास का। दोस्तों, लेकिन जो भी हो, हम कहानियां सुन तो लेते हैं, मैं आपको सुना तो देता हूं, लेकिन जो उस व्यक्ति के साथ बीती हुई होती है, वो बड़ा खतरनाक मामला होता है। एक बाघ की सांस, एक बाघ की सांस, एक बाघ की गंध, एक बाघ का टच। आजकल हम इसी प्रकार के किस्से आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर लोगों ने बाघों को इतने नजदीक से देखा कि किसी ने नहीं देखा। इतने नजदीक से महसूस किया कि वो खुद भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे कि वो क्या था। जैसे कि कल के हमारे एपिसोड में उस व्यक्ति को यही नहीं पता था कि जो गंध इस बाघ से आ रही है वो कितनी बुरी है। इतनी बुरी गंध आज तक उसने कभी ना तो सूंघी थी, ना कभी महसूस किया था कि इतना गंद कैसे हो सकता है। उसी प्रकार से वेंकट दास ने जो वो सांस की फुहार महसूस की, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो कि वो क्या था। लेकिन जो भी था, ऐसा लग रहा था कि साक्षात मृत्यु उसके पीछे खड़ी हुई है। दोस्तों, जो हमारे ये दोनों चैनल्स हैं, यहाँ पर हम इसी प्रकार के किस्से, इसी प्रकार की कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे ही आप अपने इन दोनों चैनल्स को, बियॉन्ड बुक्स को और वर्ल्डरनेस को, प्यार करते रहिए। दोस्तों, किस्से बहुत हैं, एक से बढ़कर एक किस्से आपके सामने आने वाले हैं। ऐसे किस्से आपके सामने आने वाले हैं जो पूरी यूट्यूब के ऊपर कभी भी कहीं पर आपने नहीं सुने, क्योंकि इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत लगी हुई है, और मेहनत का फल मीठा होता है। मैं आपके सामने उसका साक्षात एग्जाम्पल हूं, क्योंकि मेहनत के बाद ही मुझे आप लोग मिले हो। मुझे ये मीठा फल मिला है जो मेरे 11,000 सब्सक्राइबर्स, 3,000 सब्सक्राइबर हमारे दूसरे पर होने वाले हैं, 13-14 हज़ार जो सब्सक्राइबर हमने इकट्ठा किए हैं। ये फल मीठा ही तो है, और क्या है। जो किस्से कहानियां हमारे पास हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस, घूमने के एक्सपीरियंसेस, जंगलों में जाने के एक्सपीरियंसेस, जो मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको बताता हूँ कि मैंने क्या फील किया। दोस्तों, ये चीज़ें आपको इन दोनों चैनल्स के अलावा और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी दोस्तों। इसलिए आप लोग प्यार करते रहिए अपने इन दोनों चैनल्स को। मेरे मीठे मीठे सब्सक्राइबर, मेरा मीठा फल हो आप लोग, और इस मिठास को मैं रोज एंजॉय करता हूँ जब आपके सामने रूबरू बैठता हूँ। इस प्रकार से बातें करते हैं हम दोस्तों। तो बाकी सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं
पहले दिन से बोलता आया हूँ आपको, आज भी वही बोलूँगा दोस्तों, और हमेशा यही बोलता रहूँगा कि अपना ख़्याल रखिए, आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, शब ख़ैर एंड शुभ रात्रि।